स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज आप पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय। तो आप पढ़ेंगे अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के भेद कौन कौन से होते हैं और कैसे आप इनकी पहचान करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अव्यय का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि होते क्या हैं। तो विद्यार्थी, जो अव्यय होते हैं वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर नहीं बदला जा सकता, यानी कि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इन्हें कहते हैं अव्यय। इनकी खास विशेषता यह है कि ये अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है, ये जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इसे शब्द के माध्यम से समझते हैं। जैसे अव्यय है, देखिए अव्यय के आगे से अ उपसर्ग लगा हुआ है। जो किसी शब्द के जो शुरू में जो शब्दांश होता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अ उपसर्ग लगा है, इसका अर्थ होता है नहीं। और व्यय होता है, व्यय का अर्थ आपने देखा होगा खर्च करना, यानी कि परिवर्तन करना। तो नाम से ही पता चलता है कि नहीं कर सकते हम उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन। और देख सकते हैं इन्हें अविकारी भी कहते हैं। अविकारी विकार होता है उसमें कोई परिवर्तन कर देना। तो अ यानी कि नहीं कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर उनमें कोई भी विकार नहीं किया जा सकता, कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे पूरा बाकी शब्द बदल जाए लेकिन वो वैसे रहते हैं अव्यय। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे आज, कल, सदैव, और, बाहर, बल्कि, धीरे धीरे आदि। तो ये सभी क्या है? अव्यय। ये सारे किसके उदाहरण है? आपके अव्यय के। तो विद्यार्थी, उदाहरण वाक्य में देखते हैं कैसे प्रयोग करना है आपको। जैसे देखिए, पहला है उदाहरण, सीमा बाहर खड़ी है। तो विद्यार्थियों, यहां पर देखिए जो बाहर है ये हमारा अव्यय है, और किसी भी शब्द में आप लगाइए, चाहे कोई भी हो, चाहे लिंग कोई भी हो, काल कोई सा भी हो। जैसे अगर आप कहें सीमा बाहर खड़ी थी, तो देखिए तब भी आपका बाहर वैसे ही रहेगा। या आप कहें श्याम बाहर खड़ा है, तब भी बाहर वैसे ही रहेगा। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो बाहर आपका क्या है? अव्यय। अगला है सुरेश धीरे धीरे लिखता है। तो विद्यार्थी, यहां पर जो धीरे धीरे है ये आपका अव्यय होगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। अगला है आपका वह प्रतिदिन दौड़ता है। तो विद्यार्थियों देखिए, जो प्रतिदिन है वह को आप वे कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। दौड़ता है इसमें भी बदलाव कर सकते हैं, यानी दौड़ती है भी कर सकते हैं, लिंग परिवर्तन भी कर सकते हैं। दौड़ते हैं भी कर सकते हैं, उसके वचन में परिवर्तन। लेकिन जो प्रतिदिन है ये ऐसा ही रहता है, कहीं पे भी आप इसका प्रयोग कीजिए। तो ये क्या है? अव्यय है, जिनमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं कर सकते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि जो अव्यय होते हैं उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं इसके मुख्य भेद। तो विद्यार्थियों, जो अव्यय होते हैं इसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? इसके जो मुख्य होते हैं 5 भेद। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, और पांचवा है आपका निपात। तो विद्यार्थियों, अभी आपने देखा कि जो अव्यय होते हैं वो 5 जो मुख्य भेद होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो अव्यय होता है वो होता है क्रिया विशेषण। तो चलिए देखते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। क्रिया आपने पढ़ी थी इससे पहले, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है। और विशेषण भी आपने पढ़े थे कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द। अब यहाँ पर देखिए क्रिया विशेषण, यानी कि यहाँ पर जो विशेषण है वो किसकी
विशेषता बताएंगे? क्रिया की। तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो कौन से शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला देखिए, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए, जो दौड़ता है ये तो एक क्रिया है, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो देखिए ये क्या है, जो तेज है यहाँ पर, ये दौड़ने की विशेषता है। वो दौड़ता तो है क्रिया, लेकिन कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये क्या होगा यहाँ पर? तेज क्रिया विशेषण, क्योंकि ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है। अगला उदाहरण है, राम प्रतिदिन घूमने जाता है। तो विद्यार्थियों, घूमना आपकी क्रिया है, आपको पता होगा घूमना क्रिया है। तो घूमना लेकिन कब जाता है? प्रतिदिन। घूमता तो है लेकिन कब? प्रतिदिन। तो उसकी क्या है? वो विशेषता है। तो यहां पर जो आपका प्रतिदिन होगा ये होगा आपका क्रिया विशेषण। अगला, रमेश आगे चला गया। तो विद्यार्थियों देखिए, जो चला है ये तो क्रिया है, लेकिन क्रिया कैसी है? कहां चला गया? आगे चला गया। तो जो चला है क्रिया, उसकी विशेषता क्या है? आगे। तो हमें स्थान का पता चल रहा, आगे चला गया। तो यह आपका हो गया क्रिया विशेषण। अगला है, छात्र खूब बोलता है। तो बोलना क्या है? देखिए आप भी बोलते हैं, तो बोलना क्या है? एक क्रिया है। तो कैसे बोलता है? खूब बोलता है। हम कहीं कम बोलता है तब कम भी क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? खूब बोलता है, तो ये क्या है? क्रिया की विशेषता। तो ये क्या होगा आपका? क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है समझ गए होंगे कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण, जैसे तेज, प्रतिदिन, आगे, खूब आदि। अभी आपने पढ़ा क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थियों, जब क्रिया विशेषण होता है इसके भी मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, जिसकी चर्चा हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक करेंगे एक एक करके। तो क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है वह है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कालवाचक क्या होता है? तो विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको शब्दों को समझना है। तो कालवाचक, तो काल का अर्थ क्या होता है? समय। समय या अवधि भी इसे बोला जाता है, जो क्रिया के होने का समय या अवधि बताए, यानी कि किस समय क्रिया होती है। और इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, श्याम कल पढ़ेगा। तो देखिए, पढ़ेगा क्या है? क्रिया। और ये क्या है? क्रिया विशेषण। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्रिया विशेषण है ये क्या है? समय बता रहा है, आज, कल, परसों। तो ये समय बता रहा है कब क्रिया होगी। तो यहाँ पर ये जो क्रिया विशेषण होगा ये होगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका, वह रोज खेलता है। तो देखिए ये भी एक समय है, वह रोज खेलता है, ये भी एक समय है। इसे हम प्रतिदिन भी कह सकते हैं, सदैव भी कह सकते हैं। तो इसके जो आप सदैव भी लिख सकते हैं, प्रतिदिन भी लिख सकते हैं, हमेशा भी लिख सकते हैं। तो देखिए सभी क्या है? समय। ये समय रूपी अव्यय है। तो ये भी क्या है? आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला है स्थानवाचक। तो विद्यार्थी जो अगला है, इसमें भी आप शब्द पे देखिए स्थान। स्थान आपको पता होगा, प्लेस, जगह। तो जो क्रिया के होने का स्थान या दिशा बताए, या तो स्थान बताए या दिशा, डायरेक्शन, कौन से स्थान में क्रिया हो रही है या कौन सी दिशा में क्रिया हो रही है। जैसे उदाहरण के माध्यम से पहला है, सुनील पेड़ के नीचे बैठा है। देखिए बैठा तो है वो, लेकिन कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। तो ये क्या है? एक जगह है, एक स्थान है कि पेड़ के नीचे बैठा है। तो ये क्या होगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, वह आगे चला गया। देखिए चला गया, कहाँ को चला गया? कौन सी दिशा में चला गया? आगे को। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है आपका इधर उधर देखो। तो ये जो इधर उधर है, देखिए ये भी क्या है? एक स्थान या एक डायरेक्शन है, इधर उधर मत देखो। तो ये सभी क्या है? दिशाएं या स्थान। तो यहां पर क्या है? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही
आप उदाहरण खुद भी ढूंढकर याद करेंगे। तो विद्यार्थियों, जो क्रिया विशेषण है इसका जो तीसरा भेद है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थियों, फिर से आप शब्द में लिखिए परिमाण। परिमाण क्या होता है? मात्रा, नापतोल, भाषा, नापतोल, नापजोख, ये सभी क्या है? परिमाण होता है। तो जो क्रिया की मात्रा, नापजोख, मापतोल आदि की जानकारी दे वह होता है आपका परिमाणवाचक। यानी कि मात्रा का पता चले कि किस मात्रा में ये क्रिया हो रही है। जैसे रमेश खूब खाता है, तो देखिए रमेश खाता है क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता क्या देखिए? खूब, यानी कि ये क्या है? मात्रा का हमें पता चल रहा है कि खूब खाता है वो। अगला है बहुत थोड़ा खाता है। अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ा शब्द है वह भी क्या होगा? आपका परिमाणवाचक, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है खाने की मात्रा, यानी कि उसकी मात्रा का पता चल रहा है। तो जहां पर मात्रा का पता चल रहा है क्रिया की, वो होता है आपका परिमाणवाचक। अगला है सविता अधिक सोती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए क्रिया है, तो यहाँ पर भी क्रिया की मात्रा है, यानी कि अधिक सोती है। कम सोती है ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भी है अधिक सोती है, तो ये भी क्या है? आपका परिमाणवाचक। तो विद्यार्थियों, अगला आता है आपका जो क्रिया विशेषण का भेद है वो है रीतिवाचक। तो विद्यार्थियों, जो रीतिवाचक होता है, रीति, तो रीति क्या होता है? ढंग, यानी कि जो क्रिया के होने का ढंग या रीति बताता है उसे कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति वाचक उसे कहा जाता है। देखिए बहुत धीरे धीरे लिखती है, तो इसे हम स्टाइल भी कह सकते हैं कि उसका स्टाइल कैसा है। देखिए बहुत धीरे धीरे लिखती है, वो लिखती है लेकिन लिखने का स्टाइल कैसा है? धीरे धीरे। उसकी आदत है धीरे धीरे लिखने की, आदत यानी कि उसका ढंग या रीति है धीरे धीरे लिखने की। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे है वो हो जाएगा आपका रीतिवाचक। अगला है घोड़ा ध्यानपूर्वक चलता है। अब चलता है लेकिन उसकी आदत कैसे चलने की है? ध्यानपूर्वक। तो आदत या ढंग किसके अंतर्गत आएगा? आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। अगला है वह तेज भागता है। वह भागता है लेकिन भागने का ढंग कैसा उसका? तेज है, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो क्रिया विशेषण होते हैं इसके चारों कौन कौन से भाग होते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, अभी आपने पढ़ा क्रिया विशेषण का जो पहला मुख्य भाग था वो पढ़ा, और इसका आपने पढ़े कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक था वो था अव्यय। अव्यय के मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसके मुख्य 5 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो उसका हमने पहला पढ़ लिया था यहाँ पर क्रिया विशेषण, और ये 4 हमने इसके पाठ पढ़े। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा शुरू कर रहे हैं अव्यय, जो है समुच्चय बोधक। तो विद्यार्थियों, समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय। अब इसे समझते हैं। वे अव्यय जो 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, यानी कि क्या करते हैं समुच्चय बोधक? 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। कैसे? एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह उन्हें जोड़ते हैं। जैसे यहां पहला उदाहरण देखिए, राम खेलता है और पढ़ाई करता है। तो विद्यार्थियों, यहां पर देखिए एक तो वाक्य है आपका राम खेलता है, और दूसरा वाक्य है पढ़ाई करता है। और इन दोनों को किस आपके अव्यय में जुड़ा हुआ है? और में। तो यहां पर जो और होगा वो होगा आपका समुच्चय बोधक। अगला है गीता नाचती है ताकि प्रतियोगिता जीत सके। तो विद्यार्थियों देखिए, एक आपका ये हो गया वाक्यांश, गीता नाचती, ये आपका एक वाक्य हो गया। दूसरा है आपका प्रतियोगिता जीत सके। अब इन दोनों को कौन सा अव्यय जोड़ता है? ताकि। तो यहाँ पर जो ताकि है वो होगा आपका समुच्चय बोधक। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा भी कई समुच्चय बोधक हैं जो आप किताबों में पढ़ते रहते हैं, जैसे इसलिए, या, अतः, यदि। इसके अलावा भी कई तरह के आपके अव्यय हैं जो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो आपका समुच्चय बोधक होता है उसके भी दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्यधिकरण। तो विद्यार्थियों, जो समानाधिकरण है तो इसका अगर आप देखें तो यहां पर है समान। तो आपको पता है समुच्चय बोधक दो वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहां पर कैसे वाक्यों को जोड़ेगा? समान वाक्यों को, यानी कि जो स्वतंत्र है ऐसे वाक्यों को। तो समान वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं वो होते हैं समानाधिकरण। व्यधिकरण क्या होता है? किसी प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्यों से जोड़ते हैं, जो उसके आश्रित उपवाक्य होते हैं उनसे जोड़ने का कार्य करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों, जो भी आपने पढ़ा था समुच्चय बोधक, उसके जो दो भेद होते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला आता है आपका समानाधिकरण। समानाधिकरण मीन्स समान, ये भी आपको बताया था। उदाहरण देते हैं, आयुष ने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। देखिए, ये आपके स्वतंत्र अर्थ बताते हैं, यानी कि जो आपका आयुष था उसने कड़ी मेहनत की और सफल हुआ। दूसरा आपका, तुम घर चलो किंतु कहीं मत रुकना। तुम घर चलो किंतु कहीं मत रुकना। तो ये भी क्या है आपका समानाधिकरण अव्यय। अगला है आपका, घोड़ा बहुत तेज था तथा चालाक भी। तो ये भी क्या है आपका समानाधिकरण। विद्यार्थियों, यहाँ पर कोई भी वाक्य किसी दूसरे वाक्य या वाक्यांश पर निर्भर नहीं होता, तो वहां पर जो समुच्चय बोधक लगता है उसे बोला जाता है समानाधिकरण। अगला आता है आपका व्यधिकरण। तो व्यधिकरण में क्या होता है? यहाँ पर वाक्य होता है और उस पर आश्रित दूसरे उपवाक्य होते हैं। जैसे अगर वह नहीं आया, देखिए एक कंडीशन लगी, अगर वह नहीं आया तो मैं चला जाऊंगा। तो विद्यार्थी देखिए यहाँ पर कंडीशन लग गई, तो कंडीशन जहां पे लग गई तो वहां पर क्या है आपका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तुम नहीं खेल सकते। अब देखिए, खुद ही सोचिए, आपके मन में आया तुम नहीं खेल सकते, कुछ तो है, क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि अब समय नहीं है। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि अब समय नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर जो आपका समुच्चय बोधक होगा वो होगा आपका व्यधिकरण। अगला है आपका, ऐसा कार्य करो जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो। तो विद्यार्थियों देखिए, ऐसा कार्य करो, तो खुद ही आपके मन में आएगा कैसा कार्य? तो ऐसा कार्य करो जिससे माँ बाप का नाम रोशन हो। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक आपका अव्यय। तो विद्यार्थियों, जो हमारा तीसरा अव्यय का भेद है वह है संबंध बोधक अव्यय। कौन सा? संबंध बोधक अव्यय। तो दो हमने पढ़ लिए, ये आपका तीसरा है। तो विद्यार्थियों, क्या होता है संबंध बोधक अव्यय? जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध दूसरे वाक्यों से दिखाते हैं या प्रकट करते हैं। तो ये किसके बाद आते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के बाद। तो विद्यार्थियों, संज्ञा और सर्वनाम आप पढ़ चुके हैं, तो उनके बाद ये आते हैं और संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बाकी वाक्यों से ये बताते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए, जो विद्यालय है ये तो आपको पता होगा संज्ञा है। जो विद्यालय है ये आपका संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसके बाद देखिए के सामने आया है, तो ये क्या है आपका संबंध बोधक अव्यय। अगला है, जंगल के पीछे नदी बहती है। तो नदी बहती है कहाँ? जंगल के पीछे। तो यहाँ पर जो के पीछे आपका, तो ये हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय। तो ध्यान दीजिए, जो जंगल है वो भी क्या है आपका संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अगला है, वह परिवार सहित विवाह में आया। तो ध्यान दीजिए, वह परिवार सहित, तो ये जो सहित है
ये है आपका संबंध बोधक अव्यय। और देखिए जो किसके बाद आया है, परिवार। परिवार भी आपको पता होगा ये क्या है, संज्ञा है। तो विद्यार्थियों एक बार और मैं इसे रिपीट कर रहा हूं कि जो अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, दूसरे वाक्य से बताते हैं, उसे कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय। इसके कुछ उदाहरण और हैं, जैसे के पास, से दूर, की ओर, के अनुसार, के सामने आदि। तो कई और भी है इसके उदाहरण। तो विद्यार्थियों अभी आपने पढ़ा इससे पहले संबंध बोधक अव्यय। आपका चौथा जो अव्यय का भेद है वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक अगर आप शब्द देखें तो ये बना है विस्मय से। तो विस्मय का मतलब भाव होता है, आश्चर्य। तो यहाँ पर देखें जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा, ग्लानि, आश्चर्य आदि भाव प्रकट होते हैं, यानी कि जो हमारे भीतर भाव होते हैं वो भाव प्रकट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, जो विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं उनके अंत में ये जो चिन्ह आते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ऐसे पूर्ण विराम उसके नीचे ऐसे, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो विद्यार्थियों समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे देखिए पहला है अरे अब मैं क्या करूं। तो देखिए यहाँ पर जो अरे है इसके बाद आप ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, भाव है। अरे अब मैं क्या करूं, तो ये क्या है, एक भाव है। दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो देखिए यहाँ पे जो वाह है जो क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला है ओह ये क्या हो गया। तो विद्यार्थियों यहाँ पर भी देखिए जो ओह है उसमें भी क्या है, हमारे भाव प्रकट हो रहे हैं। तो ये क्या होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला है सावधान। देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह सावधान, आगे खतरा है। आप कई जगह पढ़ते भी होंगे बोर्ड में, सड़कों के किनारे जहाँ पर खतरा होता है चलने में तो लिखा भी रहता है सावधान। उसके बाद आप देखिएगा कि वहां पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, क्योंकि ये भी क्या एक भाव है। अगला है देखिए कहीं पे आप गंदगी देखते हैं तो आपके उससे क्या निकलता है, छी कितनी गंदगी है। तो विद्यार्थी ये भी क्या है, आपका जो छी है ये भी क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो विद्यार्थियों इसके अलावा भी कई तरह के हमारे अंदर भाव होते हैं जो अनायास ही हमारे मुख से निकलते हैं। तो विद्यार्थियों ये थे आपके विस्मयादि बोधक अव्यय। और ध्यान रखिएगा कि इसके अंत में आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अभी तक आपने पढ़े क्रिया जो आपके अव्यय थे उसके 4 भेद। अब इसका जो 5वां भेद है वह है निपात। निपात क्या होता है, निपात वे सहायक पद होते हैं। ये क्या होते हैं, सहायक पद। ये चीज ध्यान रखिएगा जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। नवीन होता है नया, यानी कि नयापन या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। अर्थात अगर सामान्य शब्दों में देखें, निपात शब्द समूह को बल प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, बल प्रदान करते हैं, यानी कि उसे और भी पुख्ता कर देते हैं। तो उदाहरण की देखिए, रमेश भी दिल्ली जाएगा। तो विद्यार्थियों समझिएगा, अगर ये होता है यहाँ पर रमेश दिल्ली जाएगा, तो विद्यार्थियों देखिए इस पे कोई एक सामान्य सा है रमेश दिल्ली जाएगा, लेकिन आपने यहाँ पर लगा दिया निपात यानी कि भी, रमेश भी दिल्ली जाएगा। तो देखिए इसे हमने बल दे दिया पूरे वाक्य में। अब क्या होता है, ये बिल्कुल पुख्ता हो गया, यानी कि इस वाक्य को बल दे दिया कि रमेश भी दिल्ली जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है तुम ही मुझे पढ़ाओगे। तो विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो ही है, अगर ही नहीं होता तो ये होता तुम मुझे पढ़ाओगे, तो सामान्य शब्द है। लेकिन अब लिख दिया हमने ही, तुम ही मुझे पढ़ाओगे, तो यहाँ पर क्या है, हमने उसे बल प्रदान कर दिया। तो ये है आपका निपात। तो जो क्या करता है, बल प्रदान कर देता है वाक्य को। अगला है श्याम तो कल घूम रहा था।
तो विद्यार्थियों फिर से वही जो यहाँ पर निपात है, देखिए अगर आपने श्याम कल घूम रहा था तो सामान्य सा शब्द है, घूम रहा था, लेकिन यहाँ पर आपने लगा दिया निपात, तो श्याम तो कल घूम रहा था, तो देखिए हमने उस वाक्य को पुख्ता कर दिया और ज्यादा उसे बल प्रदान कर दिया। अब ये अगला है, शिक्षक के आने भर की देर थी सब शांत हो गए। विद्यार्थी देखिए हम इसे कह सकते थे शिक्षक के आने की देर थी सब शांत हो गए, लेकिन वो सामान्य वाक्य था, लेकिन इसको हमने और मजबूत करने के लिए इसमें निपात जोड़ दिया भर। शिक्षक के आने भर की देर थी सब शांत हो गए। तो विद्यार्थी देखिए इस भर को लगाने से, इस निपात को लगाने से ही क्या है, वाक्य को बल प्रदान हो गया। इसके अलावा कुछ अन्य निपात है आपके ही, भी, तो, भर, मात्र, तक आदि। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको समझ में आने होंगे निपात। तो विद्यार्थियों आज इस वीडियो के माध्यम से आपने पढ़े अव्यय। उम्मीद है आपको अव्यय समझ में आ गए होंगे। इसके आपने 5 भेद पढ़े थे मुख्य, वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था आज का अव्यय।